नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजन पर। देखते हैं यहाँ पर बेहतरीन प्रश्न सामान्य अध्ययन के, जिसमें सभी विषय जो कि आते हैं करंट अफेयर्स, भूगोल, संविधान, इतिहास और इसके साथ साथ इसमें विविध के भी प्रश्न हैं। तो लास्ट तक बने रहें और बेहतरीन सेट का यहाँ पे लाभ उठाएं। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें और समस्त ग्रुप में शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सभी ऑप्शंस पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, वह बायो सेफ्टी से ही संबंधित है। और स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की जाए तो यह अनवरत जैविक प्रदूषक उसी से संबंधित है। 1972 में एक के नाम से प्रसिद्ध स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में हुआ था और इसी से यह प्रसिद्ध। और इसमें कुल 26 सिद्धांत स्वीकार किए गए थे। उनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं? मानवीय पर्यावरण की घोषणा, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना, विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावना, और नाभिकीय जो हथियार हैं, नाभिकीय शस्त्र हैं, उसके परीक्षण पर भी दूसरा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन बुलाने के लिए सिफारिश की गई। तो इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। और अगर बात की जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो आपने पढ़ा होगा, यह ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो इसका संबंध हो जाएगा ओजोन परत से या संरक्षण से। और लास्ट है जो क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण दिया है, जो कि गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है? एक जलवायु परिवर्तन पर आधारित सम्मेलन था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास, जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है, इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नारायण भट्ट। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, या स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? तो एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा की मात्रा घटती है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोस आइंस्टीन संघनित क्या है? द्रव्य की एक अवस्था है फ्रेंड्स, और मुख्य प्रकार से तो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसके साथ साथ एक चौथी अवस्था प्लाज्मा बताया गया है, और एक 5वीं अवस्था जो कि यहाँ पे जिक्र किया गया है, बोस आइंस्टीन संघनन। तो यह द्रव्य की 5वीं अवस्था है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो सही आंसर होगा नीला, हरा, शैवाल। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाष्पन की दर, जो द्रव रहता है उसका गैसमय रूप में बदलना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वाष्पन कहलाता है। ठीक है। तो तापमान पर निर्भर करती है। तापमान अधिक होगा तो वाष्पन की दर भी अधिक होगी, तो इस पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स। वायुमंडल में उगड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर भी निर्भर करती है। आर्द्रता या नमी पर भी निर्भर करती है। अगर नमी अधिक होगी तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर वाष्पन की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ज़्यादा ले लीजिए, द्रव्यमान बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, उसकी दर है वाष्पन की वही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर होगा ट्रिपेनोसोमा। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्मोग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो स्मोग का कारण है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग चिकनी पेशी नहीं होती है? कौन से भाग में? तो सही आंसर हो जाएगा बाइसेप्स में। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो सही आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके तहत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और पारंपरिक पोशाक और साथ में राशि क्या मिलती है? 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना 1985 में हुई। तो ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बीज की फसल उगाना यानी इंटरक्रॉपिंग क्या है? 4 ऑप्शन से इंटरक्रॉपिंग क्या है बताएं आप। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है फ्रेंड्स? 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति के पैटर्न में उगाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सही आंसर होगा मॉरिस टी मॉरिस, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? सितार, तबला, बांसुरी। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2019 में क्या स्थान है? इसमें पाकिस्तान को 94वां, बांग्लादेश को 88वां और नेपाल को 73वां स्थान मिला। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत को इसमें 100 में से 30.3 अंक मिले। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में इसमें वैश्विक भूख सूचकांक में 102वां स्थान है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। यह जो भारत की स्थिति आई है 30.3 अंक या 102वां स्थान भुखमरी की एक गंभीर समस्या को दर्शाता है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, 102वां स्थान। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? जनजाति और उनका स्थान दिया गया है। पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनु जापान, किर्गिज सूडान। तो पिग्मी कांगो बेसिन सही मैचिंग है। मध्य अफ्रीका में तो यहाँ कांगो बेसिन सही आंसर है। अंगामी भारत के नागालैंड में जनजाति पाई जाती है। एनु जापान में भी सही मैचिंग है। किर्गिज सूडान सही मैचिंग नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है? तो धसान नदी सही उत्तर होगा, जो कि उत्तर की तरफ बहती है और जाके बेतवा नदी में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोरियस पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? खेल में। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर आपको मिलाना है। तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, छोटा नागपुर पठार इस सबसे अधिक पूर्व में है। ठीक है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग झारखंड यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार लास्ट में आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स यह सबसे पूर्व में है। अब यहाँ पे दिए गए विकल्प में बात करूँ मैं, तो मैकाल श्रेणी जो आपने पढ़ा होगा, अमरकंटक पठार जहाँ से भारत की 2 बड़ी नदियाँ नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम है, वह मैकाल पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। तो इसके बाद इसका क्रम आएगा जो कि पूर्व की तरफ ही है, जो कि छोटा नागपुर की अपेक्षा अधिक पश्चिम में है। और जो यहाँ पे सतपुड़ा है फ्रेंड्स, ये सबसे अधिक पश्चिम में है सतपुड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, सतपुड़ा है वो सबसे अधिक पश्चिम में। इसके बाद आता है महादेव और बाकी 2 की मैंने आपको बताई। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जो क्रम आपका दिया गया है पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पे आंदोलन और उनके वर्ष फ्रेंड्स दिए गए हैं। ठीक है, आंदोलन और वर्ष दे रखे हैं। तो आपको बताना है इसमें क्या कि मैचिंग करना है, आपको इसकी कूट के रूप में मैचिंग करनी है। तो आप सभी की सने आप देख लीजिए और इसके बाद आप मैचिंग करिए। पावना, एका, संथाल, तो ताना भगत।
और आपसे माफ़ी चाहता हूं कि सभी ऑप्शंस आपको नीचे यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो पाबना है उसका क्या है, अगर मैं बात करूं 1873 में पाबना आंदोलन कब हुआ था। 1873 में पाबना के ईसप राय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया था, यही विस्तृत रूप इसी ने ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, क्या बोलते हैं, एका आंदोलन, तो एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली के रूप में अवध के किसानों ने चलाया था और यह 1922 में चलाया गया था। एका आंदोलन कब, 1922 में। याद कर लें, यूपी से संबंधित है, पूछा जाता है। और अगर संथाल विद्रोह की बात की जाए फ्रेंड्स तो 1855-56 में, ठीक है, संथाल विद्रोह। और अगर ताना भगत की बात की जाए तो यह 1914 में चलाया गया था। तो अगर इसकी फ्रेंड्स सही मैचिंग की जाए तो सही मैचिंग क्या आ जाएगी, बी ऑप्शन। ए का 2 में जाएगा और बी का 3 में, सी का 1 में, डी का 4 में, जो कि मैंने आपको विस्तृत रूप से समझा भी दिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शन पढ़ें और सही उत्तर बताएं। तो आपको पता होगा भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में ही बना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी जानते हैं 1930, सही मैचिंग है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन ये तो 1931 में ही हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय 1933 दिया है, जो कि गलत है। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था, 16 अगस्त 1932। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सही मैचिंग करनी है। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो इनकी आपको समय पता हो तो फ्रेंड्स सही मैचिंग करिए। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, 1927 में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आसान प्रश्न है, आप सभी से बनना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के अलावा सभी आसान है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब, मार्च 1930 में। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को। तो अगर इसकी सही मैचिंग की जाएगी कालानुक्रम में तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सबसे पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। तो इस प्रकार से इसका पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कब चलाया गया था, सॉरी माफी चाहता हूं, कहां पे चलाया गया था, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था फ्रेंड्स, कहां पे, लाल किला, नई दिल्ली। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाष्पन। ठीक है। घड़ी के रंध्रों में से होकर जब जल रिस रिस कर बाहर आता है तो जिसका बाष्पीकरण गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण तीव्रता से होने लगता है और बाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े के जल से ली जाती है, फलस्वरूप घड़े का जल ठंडा होने लगता है। तो डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कभी वित्त मंत्री नहीं, निम्नलिखित में से कौन भारत के कभी वित्त मंत्री नहीं रहे। लियाकत अली, सी डी देशमुख, एच.एन. बहुगुणा, नरेंद्र मोदी। तो वित्त मंत्री कौन नहीं रहे, नरेंद्र मोदी। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 29 विषय। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो कथन दिए गए हैं पीएमओ के संबंध में। यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो बताएं फ्रेंड्स कौन से कथन इसके संबंध में सत्य हैं। तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 1947 में प्रधानमंत्री पद के सचिव के रूप में हुई थी, लेकिन
1977 में इसे पुनः नामित करके इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ रखा गया। तो जो पहला कथन यह 1977 में अस्तित्व में आया पीएमओ, तो यह कथन सही है। दूसरा, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, तो यह गलत है। राजनीतिक रूप से इसका प्रधान अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रशासकीय रूप से इसका प्रधान होता है कौन? प्रधान सचिव। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधान सचिव या उसी को हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल सकते हैं। तो दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, केवल एक कथन सही है, पहला वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6ठी अनुसूची के प्रावधान किन राज्यों में लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे त्रिपुरा दिया गया है, तो त्रिपुरा फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने की बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया, और वे 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार रिकॉर्ड उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से 2 बार उन्होंने अंतरिम बजट भी पेश किया, जो इसमें शामिल है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो करंट अफेयर्स में पहले मैंने कराया था, ये मोतिहारी तथा आमलेखगंज को जोड़ती है, तो ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सम्मेलन में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो सही उत्तर होगा बाकू, जो कि अजरबैजान में है। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।